नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली खबर आपको दिखाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के जंगल में शराब की अवैध भट्टियां संचालित हो रही थी, जिसकी भनक मिलते ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। यहां झोपड़ी के अंदर शराब की बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई थी, जिस पर शराब बनाने का काम चल रहा था। टीम ने सभी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और लगभग 1800 लीटर जावा महुआ और सैकड़ों लीटर शराब को भी यहां पर नष्ट किया गया है। हालांकि उत्पाद विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही शराब का कारोबारी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये शराब की भट्टी जंगल में चल रही थी और उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जहां छापेमारी में शराब की कई भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। के जंगल में नागो राय पिता सुमी राय के भट्टी से 1800 केजी महुआ जावा को नष्ट किया गया तथा अवैध शराब 100 लीटर बरामद हुआ। और बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां पर नन्हे खान हत्याकांड के 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। गोडविन खान हीरा ड्राइवर ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर नन्हे खान हत्याकांड के 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। गोडविन खान हीरा ड्राइवर ने सरेंडर किया है। पुलिस को चकमा देकर दोनों कोर्ट पहुंचे थे और आरोपी प्रिंस खान का भाई बताया जा रहा है गोडविन खान, जिसने सरेंडर किया है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा है। मुख्य आरोपी प्रिंस खान अब भी फरार बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर नन्हे खान हत्याकांड के 2 आरोपियों ने सरेंडर किया। और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, दोनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? फिलहाल तो आज जो है जो गोडविन है और हीरा ड्राइवर है, उन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने जरूर जाल बिछाया था कोर्ट ने, लेकिन जो दोनों है वो कोर्ट में कैंपस में पुलिस को चकमा देते हुए जो आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वो कोर्ट में सरेंडर करते के साथ जज के सामने उन्होंने जमानत की याचिका भी रखी थी, लेकिन सुनवाई दोनों तरफ से होने के बाद जज ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। फिलहाल इस नन्हे खान हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी प्रिंस खान और जो बराबर ही व्यवसायियों को जान मारने के धमकी रंगदारी के लिए कॉल करते हैं, वो अब भी पुलिस के जकड़ से बाहर है। आज भले ही पुलिस इन लोगों को प्रयास की थी कि कोर्ट में सरेंडर करने से पहले वो गिरफ्तार कर पाए, लेकिन उसमें जरूर असफल रही है। लेकिन अब ये जो पुलिस के लिए हो गई है कि कोर्ट में वह जरूर इस मामले में फाइल करेंगे कि दोनों को न्यायिक हिरासत से रिमांड में लेकर पूछताछ करेंगे। और प्रिंस जो कि अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रिंस लगातार जो व्यवसायियों को धमकी दे रहे हैं, वो पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो जिसके कारण पुलिस जो है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। अब फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में दोनों को आरोपी को जो आज गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन कोर्ट में सरेंडर हो चुका है। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गढ़वा के डंडई प्रखंड के लोग पेयजल की समस्या से बेहद परेशान हैं। कपराट गांव में एक ही चापाकल है, वहीं भीषण गर्मी में पानी का लेयर काफी नीचे चला गया है। प्यास बुझाने के लिए गांव के लोग उसी चापाकल के पास लाइन में लगकर बूंद बूंद पानी भरते हैं। यह गांव से आधा किलोमीटर दूर दूसरे टोला से बाल्टी डेकची में भरकर पानी लाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से गांव में जलमीनार नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर बूंद बूंद पानी के लिए कब तक भटकते रहेंगे ग्रामीण? को लेकर कब से दिक्कत है आप लोग? साल भर। साल भर? मतलब गर्मी के दिन में दिक्कत होता है? सब दिन सब दिन पानी नहीं निकला, कल नहीं कॉलोनी नहीं लड़ले कोई दिन था नहीं लड़े लगा 2 बजे रात को तो पानी पिया। अच्छा, नहीं तो माने पानी को लेकर आप लोग रात से ही लाइन में लग जाते हैं? हां, 12 बजे से 12 बजे रात से। और भीषण गर्मी में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। वहीं जल स्रोत सूखने से भी पानी का गंभीर संकट लगातार जारी है। बात अगर रामगढ़ की करें तो रामगढ़ में पानी की खुलेआम बर्बादी हो रही है। पतरातू डैम से वाटर सप्लाई की पाइपलाइन के जरिए कई इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन पाइपलाइन
फटने से पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। इससे पानी संकट झेल रहे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। या तो पानी सबको मिलना चाहिए और यहाँ पे पाइपलाइन को जो है फालतू पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए और गांव में ही पानी पहुँचा दिया जाए तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा और पानी भी बर्बादी होने से बच जाएगा। ये पानी जो सालों से वेस्ट हो रहा है पर दिन हज़ारों गिलन, ये पानी घर तक पहुँचाया जाए तो पानी पीने में यूज हो सकता है। ये वो आदमी भटक इधर उधर जो भटक रहा है उससे बच जाए। वैसे अभी मौसम है, वैसे भी अभी गर्मी का पानी का जो है बर्बाद हो रहा है। उधर पानी अच्छा से नहीं आ रहा है 24 घंटा। अच्छा। और यहाँ पे बर्बाद हो रहा है लोग। ये पानी आपके गांव में जाता तो अच्छा होता है। हाँ। तो पतरसू डैम के बगल में ही गांव आपका है? हाँ, गाँव में बगल में। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के पार्किंग में आईसीयू एम्बुलेंस पड़ी जर्जर हो चुकी है। आधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस इस एम्बुलेंस की लागत 40 से 50 लाख है। साल 2011 में खेल महोत्सव के लिए केंद्र की ओर से एम्बुलेंस दी गई थी। 15 दिनों तक चले खेल महोत्सव में इसका उपयोग पूरी तरह से किया गया। इसके अलावा भी शहर में जब प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति पहुंचे तो इसका उपयोग किया गया, लेकिन बीते कई सालों से इसका उपयोग नहीं हुआ है। रखरखाव के अभाव में पड़ा ये एम्बुलेंस जर्जर हो चुका है। लाखों रुपए की लागत से खरीदा गया यह एम्बुलेंस सरकारी उदासीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। अस्पताल प्रबंधन और सरकार की अनदेखी नहीं होती तो आज यह एम्बुलेंस झारखंड और पूर्वी सिंहभूम जिले के मरीजों के लिए प्राण रक्षक साबित हो सकता था। गाड़ी जो है 34वां खेल महोत्सव में आया था और उसी कार्यक्रम में चला। उसके बाद गाड़ी अस्पताल में रखा गया। गाड़ी तो अभी जर्जर अवस्था में है, चलने का स्थिति में नहीं है। और देखिए, कोरोना का बूस्टर डोज संजीवनी का काम कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग बूस्टर डोज को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। झारखंड में कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। रिम्स में जुटे मरीज के परिजनों से जब न्यूज 18 की टीम ने बूस्टर डोज के बारे में पूछा तो 100 में से 90 लोग इस बारे में लापरवाह दिखे। हाल यह है कि लोग कोविड संक्रमित होने के बाद इलाज करवाना तो मंजूर कर रहे हैं, लेकिन बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीके की डोज लगाने के बाद शरीर में 9 महीने तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत के लिए दोनों टीके के साथ ही बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। नहीं लगा है। सिर्फ वो दोनों जो पहले आया वही लिए अभी तक। तो कोरोना वापस से बढ़ गया है शहर में। तो गांव में अभी तक कोई पता नहीं चला है कि बूस्टर डोज लग रहा है और आएगा तो भी लेना ही पड़ेगा, लेकिन आएगा तब नहीं। वहाँ का स्वास्थ्य सेंटर है? नहीं, वहाँ गांव में सब ठीक है, उधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज नहीं आया है गाँव में। नहीं लगा है। अच्छा, बूस्टर डोज के बारे में जानकारी है? जानकारी तो नहीं है, ये क्या है नहीं जानकारी अभी तक नहीं मिला है। मिलेगा तब न लगवाएंगे, मिलेगा लगवाएंगे। कहाँ नहीं लगवाएंगे, जब दोनों डोज लगा चुके हैं तो तीसरा भी लगाएंगे। नहीं, अभी तो नहीं लगवाया है। तो बूस्टर डोज के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? और उसको वो ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइप के कोरोना वो आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी लोग इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। प्रिकॉशनरी डोज बहुत कम लोगों ने लगवाया है, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है रेट उसका कोरोना का। तो वो लोग सोच रहे हैं कि मे भी ठीक हो जाए, लेकिन अभी बढ़ रहा है तो आई थिंक कि ज़्यादा ज़रूरी है लगवाना। कोविड के नए वेरिएंट XE और BA.2 ने भारत में चौथी लहर के साथ दस्तक दे दिया है। वहीं इसी बीच झारखंड में भी कोविड ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक सामने आप देखिए, कोविड ग्राफ एक तरफ बढ़ रहा है, पर वहीं लोगों की सजगता देखिए, चेहरे पर मास्क नहीं है। करीब 100 लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड का प्रिकॉशनरी डोज, जिसको तीसरा डोज बूस्टर डोज भी कहते हैं, वो नहीं लगवाया है। हमने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों बात की है। इसमें 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज अब तक नहीं लगाया है, जो साफ साफ दर्शाता है कि राज्य में कोविड को लेकर क्या चल रहा है, लोग कितने सजग हैं खुद में। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची।
और सिमडेगा के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। अस्पताल में 115 डॉक्टर होने चाहिए, पर अभी सिर्फ 33 डॉक्टर ही मौजूद हैं। वहीं राज्य में बढ़ते केस को देखते हुए फिर से कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से लगातार जारी है। लेकिन डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा अस्पताल कोरोना संक्रमण बढ़ने पर कैसे स्थिति को नियंत्रित कर पाएगा, ये एक गंभीर सवाल है। डॉक्टर तो कम है जरूर, टोटल जिला में 32 डॉक्टर है, तो 32 डॉक्टर के भरोसे कैसे लड़ा जाएगा कोविड का जंग? अब तो दिक्कत जरूर है, ये समस्या तो है, समस्या हो सकती है। देखा जाए, समय की बात, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस मामले में। और खबर बोकारो से है, जहां 2 भालू का सफल रेस्क्यू किया गया। पारसमणी के नवाडी गांव से दोनों भालू एक मदारी के पास थे, जिन्हें वन विभाग ने बंधक बने होने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू किया, जिसके बाद उन्हें रांची के बिरसा जू भेज दिया गया। आपको बताते चले कि मेनका गांधी के निर्देश पर 2 भालू का बोकारो से रेस्क्यू किया गया है। मेनका गांधी ने बोकारो डीसी को रेस्क्यू के निर्देश दिए थे। सांसद महोदया सुश्री मेनका गांधी के द्वारा सूचित किया गया था कि 2 भालू परसमनी गांव बोकारो में सीज किया गया है। हम लोग के रेस्क्यू टीम भगवान बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची के द्वारा इस गांव में हम लोग आए और दोनों भालुओं को साउंड रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के पश्चात इनको बरवे रेस्क्यू सेंटर और माझी रांची झारखंड में ले जाया जाएगा। और रांची में सीएनजी की भारी किल्लत है। गैस भराने के लिए रात से ही ऑटो चालकों की लंबी लाइन सीएनजी सब स्टेशन के बाहर लगी रहती है। शहर में करीब 1000 ऑटो चालक हैं। सीएनजी गैस की कमी होने पर ऑटो चालकों के रोजगार पर सीधा असर पड़ा है। ऑटो चालकों से बात की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में सरकार सीएनजी का थीम तो ले आई, पर शायद आगे का काम करना भूल गई। ये ठीक आप तस्वीरों में देखिए, आधी रात से ऑटो चालक कतार में लगते हैं, सीएनजी रिफिल करवाने आते हैं और लगातार परेशानी झेल रहे हैं। रात भर कतार में लगते और सुबह की ड्यूटी करते हैं, जिससे ऑटो चालकों का हाल बेहाल है। ये कतार यही तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे के चौक तक ये कतार जा पहुंचती है, जो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अब चुनौती बन गया है। इस बीच हम बात करेंगे कि ऑटो चालकों से किस तरीके से वो परेशानी झेल रहे हैं, खुद भी और परिवार वालों को क्या परेशानी हो रहा है। परेशानी यही हो रहा है कि गैस हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। घर में भी दिक्कत हो रहा है। इससे पहले हमारे पास पेट्रोल ऑटो था, वो एक्सचेंज करके बोला ये ले लो सुविधा पड़ेगा, तो एक्सचेंज कर दिए। स्क्रैप के भाव में उसको 20,000 25,000 माइनस हुआ। उसके बाद में लेकर के ये गाड़ी फंसे हुए है, इसमें भी वही हाल हो रहा है। तो कतार में लगा 3 घंटा नंबर में लगे रहते हैं। जब नोजल के पास जाते हैं तो पता चला गैस खत्म हो गया, फिर बोला 2 घंटा बाद गाड़ी आएगी। हम लोगों को कभी कभी 5-6 घंटा लग जाता है। पूरा मतलब कमाने का पूरा कमाई मार खा जाता है। नहीं, सरकार को पहले ये जो सीएनजी निकाले, तो सरकार को तो पहले ये बोल रहे थे कि यहाँ पोल्यूशन हो रहा है तो सीएनजी निकाले। तो जिससे पोल्यूशन हो रहा है और वो एक्सपायर डेट जो है 15 साल से जो एवब गाड़ी चल रही है, और इस बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। अभी हाई कोर्ट भी बोला था कि गाड़ी का चेकिंग कीजिए, वो 1 दिन चला, उसके बाद से नहीं चला, कि डीजल गाड़ी बंद करेंगी सरकार। आज तक नहीं बंद हुई। तो चालकों का धंधा मंदा हो गया है, ये आपने भी सुन लिया है। सरकार ने सीएनजी तो इनको दिखा दिया कि किस तरीके से सीएनजी का उपयोग करना है, पर सुविधा देना भूल गई है, जिसके वजह से सीधा ये आर्थिक तंगी पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में नई उत्पाद नीति के अनुसार आज से शराब की बोतलें क्यूआर कोड के साथ बिकेंगी। इससे पूर्व कल 1 मई को राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया था। राज्य के सभी 5 प्रमंडल के लिए अब तक केवल 2 ही थोक विक्रेता को टेंडर मिल सका है। राज्य में झारखंड बिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 6 गोदामों से पूरे राज्य में शराब की आपूर्ति होगी। राज्य भर में 1564 दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन कई जिलों में उत्पाद विभाग दुकान नहीं खोल पाया। ऐसे में आज से केवल 1100 दुकानें ही खुल पाई हैं। नई नीति से शराब बिक्री के जरिए राज्य सरकार शराब से मिलने वाले राजस्व का दायरा बढ़ाने में जुटी है। अभी शराब से 1800 करोड़ का राजस्व मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की राज्य सरकार की योजना है।
और झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियमावली में रिटेल में शराब की बिक्री पर 3% मार्जिन फिक्स किया गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस मार्जिन को 9% तक कर दिया गया है। सूचना ये मिल रही है कि होलसेल लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी अभी तक जमा नहीं किया है। इसी प्रकार से प्लेसमेंट एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी सभी जिला के लिए दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उन लोग अपना गारंटी मनी जमा नहीं किया। इसके लिए विभाग ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा 15 मई तक ये जमा करने का आदेश दिए हैं, कि जबकि नियम में होता है कि बिना ये सारा कंप्लायंस किए हुए लाइसेंस इशू नहीं हो सकता है। और इधर बीजेपी ने नई नीति से शराब की बिक्री में चौतरफा लूट का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि शराब के लिए होने वाले ठेके में छत्तीसगढ़ की कौन सी कंपनी को जिम्मा मिलेगा, इसका गोटी टेंडर से पहले ही सेट हो चुका था। बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई थी कि 1 अप्रैल को निकाले गए टेंडर में कुल 10 जोन में से 9 जोन में निविदा पड़ने के बावजूद एक सोची समझी साजिश के तहत कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने टेंडर रद्द कर नया टेंडर निकाला था। और गिरिडीह में पुराने जमाने के शान की सवारी घोड़ा गाड़ी लुप्त होने की कगार पर है। नई तकनीक और मोटर गाड़ियों के आने से इस कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। 30 साल से घोड़ा गाड़ी चलाने में जुटे लोगों की अगर माने तो अब उन्हें जीविका के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और वे मुश्किल से ही परिवार का पेट भर पाते हैं। अगर इसके संरक्षण पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत जल्द ही इतिहास के पन्नों में दफन हो सकता है। घोड़ा गाड़ी यानी टमटम गिरिडीह जिले में अब विलुप्त होने के कागार पर है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। आपको पहले आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे सामने ये 2 टमटम है और बाराती को छोड़ करके ये लोग आ रहे हैं। और आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में ये विलुप्त होने के कागार पर है। और क्योंकि आपको बता दें कि इस तरह से आज से 10 से 15 वर्ष पहले इस तरह की जो घोड़ा गाड़ी होते थे, टमटम होते थे, इन्हीं के माध्यम से बाराती में जाया जाता था और भी कोई प्रोग्राम होता था तो लोग इस पर बैठना बेहद ही पसंद करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके जगह अब टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, बड़े बड़े गाड़ियों ने ले लिया है, महंगी महंगी और लग्जरी गाड़ियों ने ले लिया है और शादी में अब उन्हें ही लोग प्रेफर करते हैं। हम यहाँ से इनसे बात करते हैं, जो यहाँ के जो इसके चालक हैं उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कितना दिक्कत हुआ है आप लोगों को? अब 30 साल से चला रहे हैं और अब अभी 2022 है तो पहले और अभी भी कुछ अंतर लग रहा है आपको? हम लोग का पूंजी नहीं है, हम लोग इसी से नीमक रोटी चलाते हैं। बदलाव आया है? कुछ बदलाव आप लोग को देखने मिल रहा है? पहले बुकिंग के लिए अब वेट करना पड़ता होगा लोगों को। उतना हम लोग को नया चलता है, इसी तरह से कोई ले गया तो हम लोग जाते हैं, हम लोग को बहुत बड़ा मजबूरी है। और भी एक आदमी से और बात करते हैं। तो 25-30 साल और अभी में कुछ अंतर लग रहा है कि कुछ इस बिजनेस पे कुछ प्रभाव पड़ा है? अंतर बहुत हो गया, पहले अभी बहुत है। जैसे अभी कम वैसे बहुत हो गया, बहुत मार्केट रहता था पहले टमटम, बहुत 500 टमटम रहता था, अभी तो लाइक बराबर। इसके क्या वजह हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? ऑटो चल गया। आपको बता दें कि जिस तरह से डिमांड पहले हुआ करते थे, यह डिमांड अब मार्केट में खत्म हो चुका है और इन लोगों को गुजर बसर कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि पहले शादी फंक्शन में व अन्य फंक्शन में इस तरह के गाड़ियों की बहुत डिमांड होते थे, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी ने इनकी जगह ली है, बड़े बड़े गाड़ी आए हैं मार्केट में, लग्जरी कार आए हुए हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही है, खास करके इन लोगों को। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, नौकरी और रोजगार के बीच फर्क को समझने वाला ही संघर्ष और सफलता के अंतर को बखूबी समझता है। रांची के MBA प्रोफेशनल निशांत ने नौकरी छोड़कर रोजगार का जो रास्ता चुना, वह रास्ता आज उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। चलिए मिलते हैं निशांत और उनकी मछलियों से।
मछली को शुभ माना जाता है और ये आम इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। ये सोच रांची के रातू के रहने वाले निशांत कुमार और उनके 2 पार्टनर पर पूरी तरह सही साबित होती है। 10 साल निजी कंपनी में काम करने वाले निशांत ने आखिरकार नौकरी छोड़कर 2018 में मछली पालन शुरू किया। इंडोनेशिया से मछली पालन की तकनीक सीखने वाले निशांत फिलहाल 74 बायोफ्लॉक और दूसरी पद्धति से एक दिन में करीब 300 किलो मछली बाजारों में भेज रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो एक दिन में इससे करीब 36,000 की बिक्री होती है, जिससे महीने में करीब 11 लाख रुपए की आमदनी होती है। निशांत, MBA की डिग्री के बाद सीधे मछली पालन? MBA का मतलब ही होता है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग कुछ ना कुछ खोज रहे थे कि कुछ नया करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे स्मॉल स्केल का सोचे, फिर सोचे कि कुछ अलग करते हैं एग्रीकल्चर में। तो उसमें फिशरीज हमें जिसमें बहुत स्कोप था। बायोफ्लॉक दरअसल एक आर्टिफिशियल टंकी होती है जिसमें 15,000 लीटर में करीब 300 किलो मछली पालन की जाती है। इस एक टंकी पर मछलियों को पालने की लागत हर महीने सिर्फ 1500 रुपए आती है। इन मछलियों को तैयार होने में करीब 3 महीने का समय लगता है और जब मछलियां 200 से 300 ग्राम की हो जाती है तब बाजारों में इनकी डिमांड इनके वजन के हिसाब से तय होती है। खरीदार भी यहीं से मिलने वाली फ्रेश मछलियों के मुरीद हैं। पालने का विधि सब जो है बहुत न्यू टेक्नोलॉजी से है और मछली का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग जब भी जरूरत होता है यहीं से आके लेके चले जाते हैं। जो पसंद लगता है घूमते हैं, मछली निकलवाते हैं और खरीद के ले जाते हैं हम लोग। जो मछली पसंद आती है वही जो मछली पसंद आता है वो मिल जाता है हम लोग को। मछली पालन केंद्र में 7 लोगों को जहां प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, वहीं 40 लोग इससे परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लोग भी शामिल हैं। बिहार से, बेगूसराय से है। यहाँ रोजगार मिला हम लोग के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज बढ़िया है। यहाँ पे पालन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी रिज्यूम डाला था, तो उसके आधार पे मुझे रिक्वायरमेंट किया गया यहाँ पे। तो यहाँ इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। निशांत कई पद्धतियों से मछली पालन कर रहे हैं जिसमें आगे बढ़ने की काफी संभावना भी है और शायद यही वजह है कि ये दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी पसंद आ रहा है। स्कोप तो बहुत है क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत ही गैप है। हमारा सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जो आंध्रा का है वो पूरे इंडिया को सप्लाई करता है, लेकिन हमें जो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोग इस तरफ इस क्षेत्र में आकर्षित हुए और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। वैसे तो इंडिया में काफी सारी जगह पे ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से हो रहा है कि हम गुजरात से यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं। हमें वहाँ पे निशांत जी का हेल्प लेके वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो मछली जल की रानी है, लेकिन जल कम हो तब मछली वहाँ रानी कैसे बनकर रहती है, मुनाफा कैसे देती है, शायद यही कुछ यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।